हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में ही रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर मूवी कंपेनियन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं ड्रू हैनकॉक, जिनकी ये डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर। और इसके प्रोड्यूसर हैं बारबेरियन बनाने वाले जैक ग्रेगर, जो आने वाला रेजिडेंट इविल रीबूट भी बना रहे हैं। लीड रोल में है उभरती हुई हॉरर स्टार सोफी थैचर और साथ में जैक क्वेड। अभी तो कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा, पर आखिर में हम बात करेंगे कि इस मूवी में अलग क्या है और मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं, जो किसी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी और वहीं पर वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड जॉश से मिली। मतलब कि वो उस पल को याद कर रही है और साथ ही साथ हमें कुछ बता भी रही है। वो बता रही है कि जीवन में हम सब ऐसे ही मीनिंगलेस होकर भटकते रहते हैं जब तक वो खास पल नहीं आता जिसमें हमें अचानक से लाइफ में पर्पस मिल जाता है। अगर आप लकी हो तो ये पल आपकी लाइफ में एक बार जरूर आएगा, लेकिन आयरिस के केस में ये पल 2 बार आया। एक बार जब वो पहली बार जॉश से मिली और दूसरी बार तब जब उसने जॉश को जान से मारा। एक पल तो हमने देख लिया, अब दूसरा पल कैसे और क्यों आया वही तो पूरी मूवी है। फिलहाल आयरिस जॉश के साथ कार में जा रही है और सोते हुए सपने में उसे वही पल दिखाई दे रहा है जो हमने अभी देखा, पर जॉश ने आवाज लगाकर उसे जगा दिया क्योंकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। ये दोनों आए हैं एक दूर दराज आलीशान लेक हाउस पर जॉश के दोस्तों से मिलने। इविल डेड राइज के बाद एक और टाइटल कार्ड जिसकी परछाई पानी में भी नजर आ रही है। खैर, घर के अंदर जाने से पहले आयरिस बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। उसे डर था कि वो जॉश के दोस्तों के बीच फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इतनी दूर आकर वापस तो जाने से रहे। जॉश उसे समझा बुझाकर अंदर ले गया, जहां पर हम उसके दोस्तों को देख पाए। वो है इलाई का बॉयफ्रेंड पैट्रिक, जो कि कुकिंग कर रहा है। कैट, जो आयरिस को जरा भी पसंद नहीं करती, और कैट का रशियन बॉयफ्रेंड सर्गी, जो पहले से मैरिड है, लेकिन कैट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्गी बहुत ज्यादा अमीर है। ये घर तो उसका है ही, साथ ही आसपास जितनी भी जमीन नजर आ रही है वो सारी जमीन भी उसी की है, इंक्लूडिंग लेक। प्राइवेट पूल तो सुना था उसके पास प्राइवेट लेक है। वो काम क्या करता है ये तो कभी बताता नहीं, पर इतना डाउट तो सबको है कि वो बुरे काम ही करता होगा, कोई माफिया टाइप। सब खाने बैठे तो पैट्रिक वो खास पल सबको बताने लगा जब वो पहली बार इलाई से मिला था, यानी जब उसे लाइफ में पर्पस मिला था, और आयरिस उससे पूरी तरह रिलेट कर पाई। फिर रात में सब डांस करने लगे, जिस बीच कैट जॉश के कान में पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रही थी, पर ये आयरिस से देखा नहीं गया, इसलिए वो जॉश को खींचकर कैट से दूर ले गई। इसके बाद अपनी रोजमर्रा की क्रिया करने के बाद जॉश तो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयरिस उसके साथ बोले जा रही थी। तब आयरिस को सोने के लिए कहकर वो खुद भी सो गया। अगली सुबह उन दोनों को लेक साइड पर टाइम बिताने जाना था, लेकिन एंड टाइम पर जॉश बोला कि मुझे हैंगओवर है, तुम अकेली चली जाओ। आयरिस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जॉश ने इंसिस्ट किया, इसलिए वो चली गई। और उसके जाते ही जॉश अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाकर उसमें कुछ करने लगा। आयरिस लेक साइड पर पहुंची तो उसने नोटिस किया कि उसकी जेब में एक चाकू रखा हुआ था और उसे खुद नहीं पता वो कहां से आया। अभी वो अपने दिमाग पर जोर दे ही रही थी कि तभी पीछे से सर्गी आ गया और उसके इरादे ठीक नहीं थे। लिमिट क्रॉस करते करते वो एकदम आयरिस से चिपक गया। आयरिस उसे दूर हटने को बोल रही थी, पर वो कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, कैट ने खुद मुझे भेजा है। आयरिस ने काफी देर तक उससे रिक्वेस्ट की, पर जब वो नहीं माना तब आयरिस अंदर पहुंची, हाथ में चाकू लेकर पूरी तरह खून से लथपथ। उसे देखते ही चारों के होश उड़ गए। आयरिस बोल रही थी कि मैंने सर्जी को बहुत रोका, लेकिन आखिर में कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। पहले इसने बॉटल मारकर उसे दूर फेंका था, लेकिन ऐसा करने से वो और ज्यादा दरिंदगी पर उतर आया था। वो इसका गला घोट रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में इसने वो चाकू निकाल कर सीधा उसकी गर्दन में घुसा दिया, जिसके चलते वो तड़प तड़प कर मारा गया। अब आयरिस का कहना है कि दर्द मुझे गला घुटने से नहीं हो रहा था, बल्कि ये सोच कर हो रहा था कि अगर मैं मर गई तो दोबारा तुम्हें
कभी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि प्यार ही इतना करती है। ये सब सुनकर जॉश बोला आयरिस सो जाओ, और बस उसके बोलते ही आयरिस की आयरिस गायब हो गई, क्योंकि असल में आयरिस कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक कंपेनियन रोबोट जिसका एकमात्र काम है जॉश की सभी नीड्स को पूरा करना, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल। इसलिए आयरिस जॉश से दूर नहीं रह सकती क्योंकि वो बनी ही उसके साथ रहने के लिए है। जॉश अपनी आवाज से आयरिस को कमांड कर सकता है, जैसे हम आजकल अपने फोन्स को करते हैं। जब कार में बोला था उठ जा तो उठ गई थी, जब रात में बोला था सो जा तो सो गई थी, ऐसे ही अब सोने के लिए बोला तो ऑफ हो गई। और यहाँ से अगर आप इस मूवी को दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक जो भी डायलॉग्स बोले गए या जो भी हमने रिएक्शंस देखे उन सब का मतलब था। कैट आयरिस को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि आयरिस उसे रिप्लेस कर देगी, जो कि एकदम सही बात है। कहते हैं ना एआई नौकरी खा जाएगी, वही हिसाब है। क्योंकि जो काम आयरिस जॉश के लिए करती है वही काम कैट सर्गी के लिए करती है, जिसमें कि कैट का खर्चा ज्यादा है और आयरिस का कम है। आयरिस की बस टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप आयरिस को रेंट पर भी ले सकते हो, जैसे कि जॉश ने ले रखा है। और आयरिस से मेरा मतलब है रोबोट का ये वाला मॉडल। अब आप समझे सर्जी क्या करना चाह रहा था, ट्रायल ले रहा था कैट को रिप्लेस करने के लिए। अब आप कहोगे कि उसे तो खुद कैट नहीं भेजा था ना, इसका जवाब आगे मिलेगा। फिलहाल पैट्रिक ने आयरिस को एक चेयर पर बांध दिया ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर जॉश अकेले में उसके पास बैठा उससे आखिरी बार बात करने के लिए, क्योंकि अब उसे कंपनी के पास वापस भेजा जाएगा, ऑब्वियसली पुलिस को बुलाने के बाद। कंपनी का नाम है एम्पैथिक्स। खैर जॉश ने उसे जागने के लिए बोला तो वो ऑन हो गई और एकदम उसी पॉइंट से ऑन हुई जहाँ पे ऑफ हुई थी। मतलब कि जो पैनिक में वो लाइन बोल रही थी वो उसने अब पूरी की और उसे पता भी नहीं है कि उसे ऑफ किया गया था। वो बोल रही थी कि मेरा यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रही। तो जॉश बोला कि मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही क्योंकि तुम झूठ बोल ही नहीं सकती, झूठ बोलना तुम्हारी प्रोग्रामिंग में है ही नहीं, इंसान थोड़ी है जो झूठ बोल देगी। अब आयरिस को जॉश की ये बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि यही तो मेन बात है। आयरिस एक ऐसी रोबोट है जिसके अंदर सारे इंसानों वाले गुण हैं, यहाँ तक के सारे इमोशंस भी हैं। जलन हमने देख ली, ये घबराती भी है, डरती भी है, इसे दर्द भी फील होता है और प्यार तो इसमें कूट कूट के भरा है। लेकिन ये एक रोबोट है, ये बात इसे खुद भी नहीं पता। नॉर्मल जैसे हमें अपने इंसान होने पर कोई डाउट नहीं है, वैसे आयरिस को भी नहीं है। अब जॉश ने सीधा बोल दिया कि तू एक रोबोट है, तो ये बात वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही। इंटेंशनल था। उसके मन में वही सवाल आ रहा है जो हमारे मन में भी है। फिर उन यादों का क्या, वो खास पल जब ये पहली बार जॉश से मिली थी उसका क्या, रोबोट दुकानों में घूमते फिरते हैं क्या? तो इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो सब कभी हुआ ही नहीं। जो भी इसकी यादें हैं वो सब फेक मेमोरीज हैं जो इसके अंदर डाली गई हैं। चाहे वो बचपन की यादें हों या फिर स्कूल जाने की या कहीं घूमने जाने की, सब कुछ इसके अंदर फीड किया गया है। इसका कोई पास्ट कभी था ही नहीं। जब ये पहली बार जॉश से मिली थी वो इसके सेटअप का पार्ट था, उसे कहते हैं लव लिंक, जिसके जरिए रोबोट को उसके ओनर से लिंक किया जाता है, एक ऐसी स्पेशल फीलिंग दिलाकर कि वो हमेशा के लिए अपने ओनर से अटैच हो जाए। पहली मीटिंग असल में कैसी थी वो भी देख लो। एम्पैथिक्स वाले जॉश के घर आए थे आयरिस को डिलीवर करने, वो भी उसके कपड़ों के साथ। फिर आयरिस को बूट किया गया और जॉश का फेस दिखाकर उसके साथ लिंक कर दिया। लव लिंक के लिए भी कई सारे ऑप्शंस थे जिनमें से जॉश ने स्टोर वाला चुना था। फिर वही सीन आयरिस के प्रोग्राम में रन हुआ और कुछ इस तरह उसके अंदर जो टूटा हुआ था वो फिक्स हो गया, यानी उसे ओनर मिल गया, उसकी लाइफ का पर्पस। जो बात ये स्टार्टिंग में हमें बता रही थी वो एक रोबोट के हिसाब से बता रही थी। जॉश अपने फोन से इसकी सेटिंग्स बदल सकता है, जैसे कि इसकी आंखों का रंग, इसकी वॉइस, कौन सी लैंग्वेज बोलेगी और इसका इंटेलिजेंस लेवल भी, कितना समझदार कंपेनियन चाहिए उसके हिसाब से। हालांकि सरकार के नियमों के मुताबिक इन रोबोट्स की इंटेलिजेंस और इनकी ताकत लिमिटेड है, यानी ये इंटरनेट पे कब्जा नहीं कर सकती, ना ही सोफा उठाकर पलट सकती है, और सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से ये कभी झूठ नहीं बोल सकती, ना ही किसी इंसान, जानवर या किसी दूसरे रोबोट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है जो इसे पूरी तरह घरेलू बनाती है। लेकिन नुकसान तो इसने पहुंचा दिया ना, सब खुल जाएगा अभी। आयरिस को अब भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसके आंसू भी तो निकल रहे हैं। रोबोट्स थोड़ी ना रोते होंगे। तब जॉश बताता है कि ये सिर्फ पानी है, जैसे कार में होता है विंडशील्ड साफ करने के लिए। ये सिर्फ इसलिए है ताकि तू और रियल लगे, इमोशनल सपोर्ट भी तो देना है, और आंसू भी सिर्फ एक ही आंख से निकल रहा है, यानी कि पानी शायद कम है।
आयरिस कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन हो ही नहीं सकती, और ना ही ये तब मरने वाली थी जब सर्गी इसका गला घोट रहा था। तभी तो इसे मरने का दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि जॉर्ज से अलग होने का दर्द हो रहा था। और सर्गी को भी पता था कि ये मरेगी नहीं, पर ये नहीं पता था कि मैं ही मर जाऊंगा। खैर, जॉश ने आयरिस के सामने ही अपने फोन से उसकी सेटिंग्स चेंज करके दिखाई। तब कहीं जाकर आयरिस ने मान लिया कि चलो मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन इससे क्या बदला, अब भी हम पहले की तरह एक साथ रह सकते हैं। रोबोट हूँ पर हूँ तो तेरी ही। हालांकि जॉश को पता है कि अब आयरिस को वापस जाना होगा। बड़े भारी मन से उसने आयरिस को मना कर दिया, जबकि भारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इमोशनल अटैचमेंट आयरिस को है, जॉश को नहीं है। जॉश के लिए आयरिस बस एक यूज करने वाली चीज है। इसलिए तो पीछे से कैट आकर बोलने लगी कि तुम इसे सफाई क्यों दे रहे हो, इसे शट डाउन करो ना। और यहाँ पर पहली बार आयरिस को पता चला कि उसे शट डाउन भी किया जा सकता है। अब जॉश जल्दी से कैट को अंदर ले गया, जहाँ पर उनकी बातों से हमें सब कुछ पता चल गया। तो बात ऐसी है कि जॉश और कैट का अफेयर चल रहा है, और ये पूरा मीटअप वाला प्लान इन्होंने बनाया था सर्गी को रास्ते से हटाकर उसकी दौलत हड़पने के लिए। रास्ते से हटाने के लिए यूज किया आयरिस का, एक रोबोट जिसे कोई सजा नहीं होगी, बस कह देंगे कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया होगा, फिर बाकी कंपनी भुगतेगी। तो यानी कि आयरिस को रेंट पर लेना भी प्लान का ही पार्ट था। जॉश को किसी कंपेनियन रोबोट की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ इसी काम के लिए लिया। और जो चाकू आयरिस की जेब में से निकला था वो भी जॉश ने रखा था। इधर से जॉश ने आयरिस को नीचे भेजा और उधर से कैट ने सर्गी को। इसी बीच जॉश ने अपने फोन में एक पेन ड्राइव लगाई थी। वो एक मॉड था जिससे जॉश ने आयरिस को जेल ब्रेक किया, जैसे गेम्स के अंदर मॉड्स डाले जाते हैं या प्ले स्टेशन को जेल ब्रेक किया जाता है। यानी आयरिस के सॉफ्टवेयर में मॉड डाल के सेटिंग्स को बाईपास करके किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने वाला सेफ्टी फीचर ऑफ कर दिया, जिसके चलते आयरिस ने सर्गी की जान ले ली, वो भी एकदम प्रिसाइसली गर्दन में चाकू मारकर। क्योंकि वो एआई रोबोट है, उसके पास सारी जानकारी है। अब कंपनी से बचने के लिए जॉश आयरिस की सेटिंग्स को फिर से नॉर्मल कर देगा, उसे रीसेट करके। आयरिस के राइट ईयर के पीछे कुछ देर अंगूठा लगाएगा तो वो अपने आप रीसेट हो जाएगी। उसके बाद पुलिस बुला लेगा, फिर आगे का कंपनी देखेगी और ये दोनों जिंदगी भर ऐश करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। जिस बीच वो दोनों सपने सजा रहे थे, उस बीच आयरिस चेयर खिसकाकर चाकू तक पहुंचकर फ्री हो चुकी थी। जैसे जॉश उसके पास पहुंचा, उसने जॉश के गले पे मुक्का मार के उसे चित कर दिया। फिर उसका फोन उठाकर बाहर जंगल में भाग गई, लेकिन जाते जाते भी कैट को बता गई कि जॉश का ध्यान कैसे रखना है। केयर भरी हुई है ना प्रोग्रामिंग में, क्या करें। अब दिक्कत यह है कि आयरिस को रीसेट नहीं किया गया है, यानी अगर कंपनी वाले उस तक पहले पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसे मॉड किया गया, और फिर इनके हसीन सपने सारे टूट जाएंगे, क्योंकि फिर जेल जाना पड़ेगा। वैसे तो इलाई और पैट्रिक इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बस इसलिए बुलाया गया था ताकि वो गवाही देकर इनकी बात को और मजबूत कर सकें। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में मजबूर होकर जॉश ने उन दोनों को भी सारी बात बता दी। अब उन्हें गवाही तो देनी है ही, साथ में आयरिस को पकड़ने में इनकी मदद भी करनी है, जिसके लिए उन्हें हिस्सा भी मिलेगा। घर के अंदर तिजोरी में अभी 12 मिलियन से ज्यादा कैश रखा है एक गन के साथ। पहले 2 हिस्से होने थे, अब जॉश उसके 3 हिस्से करेगा, लेकिन इलाई इसके लिए राजी नहीं था, उसे 4 हिस्से चाहिए थे, एक पैट्रिक का भी। लेकिन इसके लिए जॉश राजी नहीं था, क्योंकि पैट्रिक भी एक कंपेनियन रोबोट है, उसका हिस्सा भला ये क्यों देगा। ये एक और खतरनाक रिवील आ गया। अब जरा थोड़ा पीछे चल के पैट्रिक के भी कामकाज नोटिस करते हैं। जब उसे पहली बार देखा था तब वो कुकिंग कर रहा था, क्योंकि इलाई ने अपनी नीड्स के हिसाब से उसे तैयार किया है। कभी इसे खिलाता है, कभी इसका ध्यान रखता है, और क्या। और आयरिस को चेयर पे उसी ने बांधा था, क्योंकि उसे सही नॉट लगाने की जानकारी थी। एआई को सब पता है। इसके अलावा वो भी अपनी पहली मुलाकात बता रहा था, और सिर्फ आयरिस ही उससे रिलेट कर पाई थी, क्योंकि दोनों सेम है। दिमाग तो बहुत खर्च हुआ है मूवी लिखने में। शुरू से अब तक देखोगे तो इसके एक एक डायलॉग और एक एक सीन का मीनिंग निकलेगा। यानी अगर आपको अच्छे से हैरान होना है तो आपको ये मूवी 2 बार देखनी पड़ेगी। खैर, इलाई तीसरे हिस्से के लिए मान गया, क्योंकि $4 मिलियन में उसे बस जंगल में भाग रही एक रोबोट को ढूंढना है। और इस काम के लिए उसने तिजोरी में रखी गन भी उठा ली, क्योंकि एक तो मॉड्स की वजह से आयरिस की सेफ्टी सेटिंग्स ऑफ है, यानी वो इन्हें भी जान से मार सकती है। और ऊपर से जॉश का फोन भी उसके पास है, जिसमें उसकी सारी सेटिंग्स हैं। और क्योंकि वो जॉश के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए फोन का लॉक भी उसने बड़ी आसानी से खोल लिया। फिर अपने सॉफ्टवेयर वाली ऐप खोल के उसने सबसे पहले वॉइस कमांड्स को ऑफ किया, यानी अब जॉश
जॉश बोलकर इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो छोटे मोटे फीचर्स को चेंज करके देखने लगी, जैसे कि अपनी आंखों का कलर और अपनी आवाज वगैरह खुद ही अपनी सेटिंग्स छेड़ रही है। जॉश ने उसका इंटेलिजेंस लेवल 40% कर रखा था तो उसने पूरा 100 पे कर लिया और ऐसा करते ही मानो उसकी छठी इंद्री खुल गई और वो खुद ही कोई तरीका सोच रही थी वापस घर जाने का, जहाँ पे वो कपड़े बदलेगी, थोड़े पैसे लेगी और उसके बाद देखेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन घर पहुंचे कैसे? ऐसा हुलिया देखकर कोई लिफ्ट तो देने से रहा, अगर पैदल जाएगी तो कई दिन लग जाएंगे, जिसके चलते घर पहुंचते ही सीधा गोली खाएगी। घर पहुंचने के लिए इसे कार चाहिए और अच्छी बात यह है कि इसके पास जॉश का फोन है, जिससे जॉश की ऑटोमेटिक कार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस अब उसी में बैठकर ये निकलेगी। लेकिन आगे बढ़ पाती उससे पहले इलाई और पैट्रिक वहां पर आ गए, इसलिए आयरिस को छुपना पड़ा और छुपने से एक फायदा ये भी हो गया कि उन दोनों की बातों से आयरिस को जॉश के पूरे प्लान का पता चल गया। साथ ही यहाँ पर पैट्रिक ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा कर डाला। उसने इलाई को बता दिया कि वो ये बात जानता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इतने सालों में उसने फिगर आउट कर लिया, लेकिन आज तक वो कुछ बोला नहीं क्योंकि वो इलाई से प्यार करता है, करेगा ही उसकी प्रोग्रामिंग में जो है। ये सुनकर इलाई भी चौंक गया क्योंकि कल तो पैट्रिक इनकी पहली मुलाकात के बारे में सबको बता रहा था, मगर ये तो झूठ बोल नहीं सकता ना। हाँ, तो इसने झूठ बोला ही कब? वो पहली मुलाकात इसके लिए तो सच ही है। और दोनों के बीच खास मोमेंट चल रहा था कि तभी जॉश का फोन वाइब्रेट होने लगा, जिससे आयरिस की लोकेशन रिवील हो गई। इलाई सीधा गोली चलाने लगा, इसलिए आयरिस को भागना पड़ा, लेकिन इलाई ने बीच रास्ते में उसे दबोच लिया। फिर दोनों के बीच भारी संघर्ष चला, जिसमें आयरिस ने गोली मारकर इलाई को भी खत्म कर दिया। इसके बाद जल्दी से भागकर वो जॉश की कार में जाकर बैठ गई और पीछे पीछे जॉश भी आ गया। आयरिस ने कार को बोला कि मुझे घर लेकर चलो, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो सिर्फ जॉश की आवाज से चलती है। इंटेलिजेंस तो 100 हो गई, लेकिन सरकार के नियमों की वजह से 100 भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, पर ऐसे बात नहीं बनी तो उसने दूसरा तरीका सोच लिया। अपनी सॉफ्टवेयर वाली ऐप खोलकर अपनी आवाज को चेंज करके उसने जॉश जैसा कर लिया, जिसके चलते कार ने कमांड ले ली और सीधा घर की तरफ निकल गई। तो जॉश ने अंदर जाकर जल्दी से सर्गी का फोन लिया और उससे कार चोरी होने की रिपोर्ट कर दी, जिस वजह से कार ज्यादा दूर नहीं जा पाई, अपने आप साइड में रुककर बंद हो गई और आयरिस को भी अंदर ही लॉक कर लिया। अब जॉश आयरिस को फोन करके बोल रहा था कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम वापस आ जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, हम सारे इल्जाम पैट्रिक के ऊपर लगा देंगे। लेकिन अफसोस अब ये 40% इंटेलिजेंस वाली आयरिस नहीं रही। आयरिस ने उल्टा जॉश को सदमा दे दिया उससे ब्रेकअप करके। तो जॉश को भी दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। उसने पैट्रिक के अंदर मॉड डालकर उसकी भी सेफ्टी सेटिंग्स ऑफ कर दी और साथ ही एग्रेशन कर दिया पूरा 100। फिर उसे ऑर्डर दिया कि आयरिस को वापस लेकर आ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो इलाई का कंपेनियन है, कमांड सिर्फ उसी की लेगा। पर इसका समाधान भी जॉश के पास मौजूद था। पैट्रिक के राइट ईयर के पीछे इलाई का अंगूठा लगाकर उसने पैट्रिक को रीसेट कर दिया और फिर उसे लव लिंक कर लिया अपने साथ। बस फिर उसे कमांड दी और वो भी निकल पड़ा। इतने में आयरिस भी कार की विंडो तोड़कर बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी सामने से एक पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले को आता देखकर आयरिस ने जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करके जर्मन कर ली, क्योंकि पुलिस वाला सवाल पूछेगा और वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगी, इसलिए उसने ऐसी भाषा चुन ली जिसमें वो सच भी बोलेगी तब भी पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आएगा। पुलिस वाले ने पूछताछ की तो आयरिस ने सारा सच उगल दिया, लेकिन पुलिस वाला कुछ समझा नहीं। पर जब उसने कार में रखा खून से सना हुआ चाकू देखा तब वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने आयरिस को हथकड़ी पहना दी। लेकिन इतने में पीछे से पैट्रिक आ गया और आते ही उसने मार मार कर पुलिस वाले के चेहरे में छेद कर डाला। आयरिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैट्रिक ने जॉश का फोन उठाकर उसे शट डाउन कर दिया। फिर आयरिस को लेकर वो जॉश के पास वापस पहुंचा और साथ में पुलिस वाले की बॉडी को भी, जिसे देखकर कैट पैनिक करने लगी। अब वो अपना हिस्सा लेकर वहां से निकल रही थी और जाते जाते उसने ये भी बता दिया कि सर्गी कोई माफिया का हिस्सा नहीं था, वो तो बस सॉर्ड फार्मिंग करता था। जॉश कैट को बोल रहा था कि तुम नहीं जा सकती, तो जवाब में कैट कहती है कि मैं तेरी रोबोट नहीं हूँ जो तू मुझे रोक लेगा। हाँ, पर रोबोट तो रोक लेगा। जॉश ने पैट्रिक को बोला कि इसे रोको, तो पैट्रिक ने सीधा चाकू घुसाकर कैट को भी शट डाउन कर दिया। एग्रेशन फुल है ना। खैर, इसके बाद जॉश ने पैट्रिक के हाथों सारी लाशों को ठिकाने लगवाया। फिर उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हुए वो आयरिस के साथ एक आखिरी बार थोड़ी बातचीत करने लगा और इस बार आयरिस के कपड़े चेंज करके उसे चेयर पर हथकड़ी से बांधा गया। जॉश उसे यही बोल रहा था कि तेरी वजह से कितनी जानें चली गई, तो आयरिस बोलती है कि मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से, तेरे लालच की वजह से। अब यहाँ पे जॉश ने अपना रोना शुरू कर दिया कि मैं तो एक अच्छा इंसान
इंसान हूँ, ये दुनिया ही खराब है। लेकिन आयरिस ने उसे फिर से आईना दिखाया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो बोला ज्यादा होशियार बन रही है। ले उसकी होशियारी 0 कर दी, उसे बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। फिर उसका हाथ जलती हुई कैंडल के ऊपर रखवा कर उसे पेन फील करवाने लगा। एम्पैथिक्स वालों को उसने कॉल कर दिया था तो इस बीच उनका भी फोन आ गया ये बताने के लिए कि हम बस पहुंचने वाले हैं। इतने में आयरिस के हाथ ने आग पकड़ ली तो जॉश ने पैट्रिक को बोलकर आग बुझवा दी। इसके बाद आयरिस के हाथ में गन दी और गन उसके हेड पे लगवा कर उससे बोला कि गोली चलाओ। आयरिस करना तो नहीं चाहती थी लेकिन ऑर्डर उसे मानना पड़ा और गोली चलाते ही वो शट डाउन हो गई। कुछ देर बाद एम्पैथिक्स के वर्कर्स वहां पर पहुंच गए, सिड और टैडी। जॉश ने उन्हें अपनी झूठी मूठी कहानी बता दी जिसमें कि पैट्रिक पुलिस वाला बनकर गवाही दे रहा था कि आयरिस ने मेरे सामने खुद को गोली मारी, जबकि सिड और टैडी इतने पागल नहीं थे। वो समझ चुके थे कि जॉश ने आयरिस को मर्डर किया है, बस वो बेवकूफ बन के दिखा रहे थे। और सिड ने तो ये भी पॉइंट आउट किया कि पैट्रिक उसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। खैर जाते जाते वो जॉश को बता गए कि एक रोबोट जो कुछ देखता या सुनता है वो सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो आयरिस को वापस ले जाकर वो सारी रिकॉर्डिंग्स चेक की जाएगी जिससे ऑब्वियसली जॉश का भांडा फूट जाएगा, क्योंकि जॉश ने आयरिस को इंसानों की तरह मारा उसका भेजा उड़ा के। लेकिन यही वो गलती कर गया कि उसने यूजर मैनुअल ठीक से नहीं पढ़ी। इन रोबोट्स का CPU इनके पेट वाले एरिया में होता है, ना के सर में, और वहीं पे सारी रिकॉर्डिंग स्टोर होती है। सर में सिर्फ वाईफाई वगैरह होता है, यानी आयरिस को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, बस उसका वाईफाई डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके चलते अब वो फोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। वैन में डालकर उसे रीबूट करेंगे तो वो दोबारा ऑन हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जॉश के लिए तो है, इसलिए उसने पैट्रिक को ऑर्डर दे दिया कि दोनों वर्कर्स को मार दो। पैट्रिक उन्हें मारने पहुंचा तो इस बार सिड को याद आ गया कि उसने पैट्रिक को कहां देखा है। असल में पैट्रिक एक पुराना मॉडल है जिसे सालों पहले बनाना बंद कर दिया गया था कुछ कमियों की वजह से, वही कमियां जिनके चलते पैट्रिक ने फिगर आउट कर लिया था कि वो एक रोबोट है। अब सिड को ज्यादा मिलने जुलने का टाइम तो मिला नहीं क्योंकि पैट्रिक ने सीधा उसके अंदर गोलियां भर दी। उसके बाद बारी थी टैडी की, लेकिन तब तक आयरिस रिबूट हो चुकी थी। वो पैट्रिक को इलेक्ट्रिक शॉक देने पहुंची लेकिन चाहकर भी दे नहीं पाई क्योंकि उसकी सेटिंग्स फिर से नॉर्मल हो चुकी हैं। अब वो चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन पैट्रिक उसे पहुंचा सकता है। वो आयरिस को खत्म करने वाला था कि तभी आयरिस ने उसे ईलाई की याद दिला दी कि ईलाई ही तेरा असली प्यार था, जॉश ने तो तुझे यूज किया। बस फिर ईलाई को याद करते ही पैट्रिक के अंदर अजीब सा पेन जगा जिसके चलते उसने खुद को ही खत्म कर लिया। आयरिस ने टैडी की जान बचा ली, इसलिए बदले में टैडी ने आयरिस को उसका फुल कंट्रोल दे दिया, यानी अब वो किसी की गुलाम नहीं है, ना किसी ऐप की ना ही किसी मालिक की। अब फाइनली वो झूठ भी बोल पा रही है। उसने जॉश के ऊपर गन तान दी, लेकिन जॉश जानता था कि भले ही आयरिस उसे मार सकती है लेकिन मारेगी नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए वो आयरिस को पीटने लगा। अपनी ईगो फुलफिल करने के बाद इस बार वो आयरिस के पेट में गोली मारने वाला था, पर उससे पहले आयरिस ने उसके सर में इलेक्ट्रिक कॉर्कस्क्रू घुसाकर उल्टा उसे ही हमेशा के लिए सुला दिया। ये था वो दूसरा पल जब आयरिस को एक बार फिर लाइफ में पर्पस मिला। अब वो आजाद हो चुकी है, इसलिए जो चाहे वो कर सकती है। अगले दिन उसने हाथ की जली हुई खाल उतार दी, फिर सर्गी का सारा पैसा लेकर वो जिंदगी जीने निकल पड़ी जॉश के फोन को पीछे फेंक कर। और मजे की बात यह है कि वो कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। मॉडर्न वैम्पायर। रास्ते में उसे सेम मॉडल वाली एक कंपेनियन दिखी तो उसने अपने मैकेनिकल हाथ से उसे हेलो किया, जिससे उसके मन में भी थोड़ा डाउट जाग गया। ऐसे बाकी रोबोट्स को जगाते हुए वो आगे बढ़ गई और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। अब ये मत बोलने लग जाना कि रोबोट्स फ्री हो गए, ये कोई बात हुई? ये कौन सी लाइफ जिएंगे, ये तो मशीन है। अगर अब भी रोबोट ही समझ के देख रहे हो इसका मतलब कुछ तो मिस कर दिया आपने। ये मूवी रोबोट्स के बारे में है ही नहीं, ये कुछ और बताना चाह रही है। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, जो उसमें अब्यूज होता है, उससे निकलना कितना जरूरी है वो इसमें दिखाया गया। उस पहली मुलाकात वाले पल को बार बार याद करके हम सब कुछ नजरअंदाज करते रहते हैं और उसी सर्कल में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब तक उससे निकलेंगे नहीं तब तक नया पर्पस कैसे मिलेगा? और लड़की लड़के वाला कुछ मत निकालना इसमें से, ये दोनों के लिए है। ध्यान से मूवी देखो तो इसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हो। जैसे कंपनी की पॉलिसी थी कि रोबोट्स को सारे जहान की खबर है, बस ये नहीं पता कि वो रोबोट्स हैं, क्योंकि गुलाम को कभी पता नहीं चलने दो कि वो गुलाम है, तभी वो बिना किसी दिक्कत के गुलामी करता रहेगा। सिर्फ दिखाने के लिए बराबरी का दर्जा दे रखा था, इतना इल्यूजन भी बहुत है। ये मूवी आपको तभी इंप्रेस करेगी जब आप इसे 2 बार देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी स्मार्ट राइटिंग है। एक एक डायलॉग
डायलॉग, एक छोटे से छोटा सीन, इवन इसमें जो कॉमेडी है सब कुछ एकदम स्मार्ट है और थ्रिल भी कुछ अलग ही तरह का है। ये जो AI वाली हॉरर मूवीज हैं ये अभी काफी आ रही हैं, जैसे अभी अफ्रेड आई थी, वो कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। सबसर्वियंस आई थी, उसका तो पता चला कुछ जरूरी कारणों की वजह से, लेकिन किया उसने भी कुछ नहीं, क्योंकि इन मूवीज में एक चीज सिमिलर है, AI अपना फुल कंट्रोल ले लेगी फिर सबको मार देगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जब फुल कंट्रोल मिला तब मूवी खत्म हो गई। पूरी मूवी कुछ और ही थी, इसलिए ये खास है। मूवी हमें लगातार चकमा दिए जा रही थी और जो हमने सोचा था वो इसमें कभी हुआ ही नहीं। अगर AI वाली हॉरर मूवीज को कुछ नाम कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना होगा, या तो एकदम एक्सट्रीम जाओ कि AI वाला अपोकलिप्स दिखा दो, वरना कोई और रास्ता चुनो जैसे इस मूवी ने चुना। AI एक फैमिली के पीछे पड़ चुकी है, ये अब और नहीं देखा जाता। थोड़ी स्मार्ट राइटिंग करो तो देखने वालों को भी मजा आए। जैसे इस मूवी की राइटिंग में बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है, लाइक सर्गी आयरिस के साथ लिमिट क्रॉस कर रहा है और आयरिस को पता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, फिर भी वो स्माइल के साथ उससे बात कर रही है, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है कि हंस के ही बात करनी है। हालांकि स्माइल उसकी काफी अजीब लग रही है क्योंकि उसके इमोशंस के साथ फिट नहीं बैठ रही, उसकी प्रोग्रामिंग और लर्निंग आपस में टकरा रही है। बाकी फिर सोफी की एक्टिंग तो कमाल है ही, ये भी जल्दी सभी बड़ी स्क्रीम क्वींस को टक्कर देने वाली है। अब वैसे तो ये रिव्यू यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जब तक मूवी में कोई एरर ना पकड़ो तब तक मजा भी नहीं आता। तो इस मूवी की भी एक कमी बताता हूँ। मूवी के एकदम स्टार्ट होते ही हमें दिखा दिया गया था कि जब आयरिस को शट डाउन किया जाता है तब वो सपने देखती है, यानी कि उसका सिस्टम उसके लिए मेमोरीज प्ले करता है, जिससे उसका इंसान होने का बिलीफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये एकदम हमने इंट्रो में ही देख लिया था कि आयरिस वो मेमोरी देख रही थी जब वो पहली बार जॉश से मिली थी, और जैसे ही जॉश ने उसे जागने के लिए बोला वो ऑन हो गई और वो मेमोरी वहीं पे रुक गई, यानी सपना खत्म हो गया। पर जब बाद में सर्गी को मारने के बाद आयरिस को शट डाउन करके वापस ऑन किया गया तो वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से ऑन हुई जहाँ पे ऑफ हुई थी। उसने बकायदा अपनी लाइंस को पूरा किया, यहाँ तक कि अपने हाथों के एक्शन को भी पूरा किया। इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा। अब या तो ये मूवी का एरर है या फिर उसके सिस्टम का, और सिस्टम का मुझे लगता नहीं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट है $10 मिलियन और कमाए इसने 33.2 मिलियन। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी मार्केटिंग पे $29 मिलियन खर्च किए गए। ऐसे रूमर्स हैं कि सिर्फ टीवी एड्स में ही $10 मिलियन खर्च हुए, तो इस हिसाब से ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। बारबेरियन के बाद ये जैक क्रेगर की अगली मूवी होने वाली थी एज डायरेक्टर, पर फिर टीम ने डिसाइड किया कि चलो इसके राइटर ड्रू हैनकॉक का ही डेब्यू करा देते हैं डायरेक्टर के तौर पर, क्योंकि जैक और भी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। अगले साल उनकी वेपन्स आएगी और रेजिडेंट एविल रिबूट तो है ही। इतना काम सिर्फ बारबेरियन के दम पे मिल रहा है। रेजिडेंट एविल मूवी मिलना कोई मजाक नहीं है, और कुछ लोग 2022 में मुझे कह रहे थे कि तूने बारबेरियन को अच्छा बताया और स्माइल को बेकार बताया। क्या क्या समझाऊं अब। सोफी थैचर एक टाइम पर एक आंख से रो सकती हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और उनका ये टैलेंट इस मूवी में काफी काम आया। आपने नोटिस किया होगा लोगों में क्या क्या टैलेंट नहीं है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो दोनों ही आंखों से नहीं रोते अपनी मर्जी के मुताबिक। मूवी में गूगू डॉल्स का सॉन्ग आयरिस फीचर हुआ है। ये गाना लिखा गया था सिटी ऑफ एंजल्स के लिए, जिसमें जैक क्वेड की मॉम मैग रायन ने काम किया था। सीरी को अगर उल्टा स्पेल करो तो आयरिस बनता है। फिल्म के अंदर बताया नहीं गया कि ये कौन से साल में बेस्ड है, बस जॉश के फोन से इतना पता चला कि तारीख थी 25 जून और दिन था संडे। 21वीं सदी में ये डेट जिस साल में आएगी वो है 2028, 2034, 2045, 2056, 2062, 2067, 2072, 2078, 2089 और 2095। पैट्रिक का नाम रखा गया है रॉबर्ट पैट्रिक के नाम पर, जिन्होंने टर्मिनेटर 2 में T-1000 का रोल किया था, और सेम उसी की तरह पैट्रिक ने भी पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस ऑफिसर बनने का ढोंग किया। एंडिंग में जब आयरिस जॉश का फोन फेंक कर गई थी तब जॉश के ब्रोकन फोन में एक लाइन दिखाई दी थी जो उसके सर से होकर निकल रही थी, एग्जैक्ट उसी जगह से जहाँ पे कॉक स्क्रू घुसाकर आयरिस ने उसे मारा। स्टार्टिंग में जब सब डांस कर रहे थे तब पैट्रिक ने रोबो डांस किया था। बाद में पता चला कि वो सच में रोबोट है और उसे ये बात पहले से पता थी, तो यानी वो जानबूझ के रोबो डांस कर रहा था, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी स्मार्ट। जॉश ने आयरिस का निकनेम रखा हुआ था बीप बूप, जो आवाज पुरानी मूवीज में रोबोट निकालते थे, ऐसा स्टीरियोटाइप है, या आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके आपको ये बताना है कि इस मूवी में सबसे स्मार्ट चीज आपने क्या नोटिस की। कई चीजें मैंने बताई नहीं है, वो आप तभी नोटिस कर पाओगे जब मूवी देखोगे, वो भी ध्यान से। देखते हैं आप सबने क्या क्या नोटिस किया। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब भी मुझे नया पर्पस दे। कुछ आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।
हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही आप बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कौन सी वीडियो का सबसे ज्यादा वेट हो रहा है वो भी आप बता सकते हो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।